अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आपने लफ्ज़ हाइब्रिड मॉडल खान के दौर में ही सुना था। हाइब्रिड मॉडल बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि हुकूमत जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट जो एक हुकूमत बनाती है, मौजूदा दौर में इसे हाइब्रिड प्लस मॉडल कहा जाता है। हाइब्रिड प्लस यानी हाइब्रिड अगर ये था कि खान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज के ऊपर थे, तो हाइब्रिड प्लस मॉडल क्या है वो आप खुद ही देख भी रहे हैं और अंदाजा भी लगा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसा ही एक हाइब्रिड मॉडल आजाद कश्मीर के अंदर खड़ा किया गया था। उस हाइब्रिड मॉडल को अवाम ने वहां पर किरची किरची करके रख दिया गया है, उसे उधेड़ दिया है, उसकी बिल्कुल बखियां उधेड़ कर रख दी है अवाम ने। और वो वहां पर इस वक्त एक गाली बना हुआ है, एक शर्मनाक सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनी हुई है। ये आपके सामने रखते हैं और इस बारे में क्या कमेंट्री हो रही है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ नाज़रीन, एक बड़ी खौफनाक खबर है, भारत ने दोबारा से फायरिंग शुरू कर दी है, सीज फायर की वायलेशन हुई है और अफगान तालिबान नाज़रीन, ये जो अफगानी है इस दफा ये किसी और मूड में लग रहे हैं और ये उस तरफ जा रहे हैं नाज़रीन जहां पर एक खौफनाक किस्म की ठुकाई इनकी होगी, शायद जाकर तभी जाकर ये मामला सॉर्ट आउट होंगे। नहीं तो बैठकर अब जो तालिबान कर रहे हैं इस्तांबुल के अंदर, ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है नाज़रीन। ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात क्या बने हुए हैं, सूरत हाल क्या बनी हुई है, मैं सिर्फ डॉन अखबार का आज का एडिटोरियल आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार डॉन अखबार, आज का उनका एडिटोरियल, ये वो एडिटोरियल है नाज़रीन, सीएसएस करने वाले लोग इन्हें तकरीबन जुबानी याद करते हैं, इन्हें पीते हैं। दुनिया भर की एम्बेसीज के अंदर नाज़रीन ये अखबार जाता है, इनके एडिटोरियल्स को खोलकर बाकायदा से पढ़ा जाता है, देखा जाता है और मुख्तलिफ ममालिक की जो रैंकिंग्स बनती हैं या मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो राय कायम होती है, जो ओपिनियन कायम होता है, वो इसी तरह के अंग्रेजी अखबार के ऊपर और इनके एडिटोरियल्स के ऊपर कायम होता है। अब जो एडिटोरियल आज का नाज़रीन, ये मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से, जो पाकिस्तान में बोलने वाली आवाजों के ऊपर है, पाकिस्तान में बोलने वाले साफियों के हवाले से। ये बोलना नाज़रीन इस मुल्क के अंदर जुर्म है, इस मुल्क के अंदर आपको जिंदगी का खतरा महसूस होता है अगर आप बात कर रहे हैं या मौजूदा सेटअप के बारे में या मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में या उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं या उनसे आप सवाल कर रहे हैं। डॉन अखबार लिख रहा है कि साफियों के खिलाफ रियासत की जानिब से आजादी इजहारी राय को खामोश करवाने के लिए कानून ने हुकूमत की साख को मजरू करने के अलावा मुल्क में खौफ के मौजूदा फिजा को जन्म दिया है। यानी खौफ है, इस वक्त कांपते हैं लोग नाज़रीन इस मुल्क में बात करते हुए। ताज़ा तरीन मिसाल में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 31 अक्टूबर को मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब पर मंशियात केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। शेम शेम शेम, शर्मनाक। मतीउल्लाह जान नाज़रीन, उसका तकरीबन 3 दहाइयों का मोहतरम का तजुर्बा है या साफत है, उनका कैरियर है और वो कैरियर आप सबके सामने मौजूद है। पाकिस्तान के और बैनुल अक़वामी तमाम तर रेप्यूटेड इदारों के साथ मतीउल्लाह जान साहब ने काम किया है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, टेलीविजन प्रेजेंटर, सुप्रीम कोर्ट का दहाइयों पर रिपोर्टिंग करने का तजुर्बा रखने वाले मतीउल्लाह जान साहब, ये वो मतीउल्लाह जान साहब है नाज़रीन, इमरान खान के दौर में इन्हें उठाया भी गया था उस वक्त जो मौजूदा सेटअप है, बल्कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब उनके घर भी गए थे। लेकिन आज नाज़रीन मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर मंशियात स्मगल करने का केस किया जा रहा है, फर्द जुर्म आयद की जा रही है कि मतीउल्लाह जान साहब का ट्रायल होगा कि ये बंदा मंशियात स्मगल करता रहा। दिस इज एन इंसल्ट, इट्स अ शेम, इट्स अ शेम। ये शर्मनाक है नाज़रीन। ये वो एक काली तारीख है, ये वो एक बदबूदार केस है, एक बदबूदार तारीख है जो मतीउल्लाह जान साहब का कद तो नाज़रीन आसमानों तक लेकर जाएगा। और वो उस्ताद हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, और उनकी बहादुरी और दिलेरी तो खत्म हो जाती, इसमें भी कोई डाउट नहीं। लेकिन ये एक बदबूदार, एक काला धब्बा है जो हमेशा इस मौजूदा टिंटेड निजाम का ताकुब करेगा, इनका पीछा करेगा और इनकी जो काली चादर है नाज़रीन, ये हमेशा इनके साथ रहेगी और ये हट नहीं सकती। आगे डॉन अखबार लिख रहा है नाज़रीन कि मतीउल्लाह जान पर मंशियात केस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। मंशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी के एक मुकदमे में उनका ट्रायल उसी दिन से शुरू होगा। मतीउल्लाह जान पर गुज़श्ता साल मंशियात रखने के साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जराइम का इल्जाम आयद किया गया है, जिसमें एक पुलिस एहलकार पर हमला भी शामिल। यानी मतीउल्लाह जान पर कहा जा रहा है कि इसने पुलिस पर हमला किया। इस पेशरफ ने साफियों और इंसदादी हुकूक के कारकुनों में खमो गुस्से को जन्म दिया है, जिन्होंने न सिर्फ मंशियात की स्मगलिंग की मन घड़त और बेबुनियाद केस की मजम्मत की है, बल्कि इसे फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। बल्कि वज़ीर आज़म और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से मुदाखलत करने की अपील की है ताकि सहाफियों को खौफ के बगैर काम करने की आज़ादी हासिल हो सके। लेकिन हुक्मरानों में मुकालमे और बर्दाश्त की खूबियां खत्म हो जाती, हो जाती। ये अखबार लिख रहा है कि जनाब इस वक्त मुकालमा, डिबेट, डिस्कशन, तनकीद, ये सारी चीजें खत्म हो। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी ने मतीउल्लाह जान के अगवा को मुस्तरद करते हुए उन पर डॉलर के जाली खबरें हैं, यानी वाह वाह मरियम की पंजाब गवर्नमेंट नाज़रीन, वो कह रही है कि डॉलर के लिए ये जाली खबरें। और ये उस दौर में नाज़रीन असद अली तूर साहब के घर में भी जा रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब के घर में भी जा रहे थे, मतीउल्लाह जान साहब असद तूर साहब को साथ में बिठा रहे थे, तकरीरें का मौका भी देते थे। और आज ये खुद नाज़रीन अंदाजा लगाएं कि असद तूर साहब को मुल्क से बाहर जाने से रोका गया और मतीउल्लाह जान साहब के साथ ये किया जा रहा है।
जहां साफी हर वक्त खतरात की जद में हो, रियासत को मुस्तकिल तौर पर कानून को हथियार बनाने से गुरेज करना चाहिए। घिसे पिटे इस्तेमाल शुदा प्ले बुक वाले हतकमे इल्जामात निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ाते हैं। जब गैर मुंतखब अनासिर का सियासी असर रसूख मुदाखलत ट्रायल पर असरअंदाज होता है तो इसके नतीजे में इख्तियारात रखने वाले और निज़ाम पर लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। अफसोस की बात है कि लातादाद साफियों, इंसानी हुकूक के अलमबरदारों और सियासी कारकुनों ने ऐसा सलूक बर्दाश्त किया है। लिहाजा सच्चाई, आजादी और मीडिया को हरासा करने के खात्मे का नारा हर जुल्म के साथ साथ मजीद बुलंद होता जाता है। बार बार कानून के गलत जॉन एडिटोरियल नाज़रीन, मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर आज वो लिख कर ये कह रहा है कि मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से ये जो एक केस है और ये शर्मनाक केस है ना। और ये आपको पता है ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू तब हुआ था जब साकिब बशीर साहब और मतीउल्लाह जान साहब 26 नवंबर जो इस्लामाबाद के अंदर कत्लेआम हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने शुरू कर दी थी। और ये हस्पतालों के बाहर इन्होंने डेरे लगा दिए थे। पिम्स अस्पताल के बाहर ये मौजूद थे और रात की तारीकी में नाज़रीन इन्हें अगवा किया गया। उसके बाद साकिब बशीर साहब को तो छोड़ दिया गया, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर केस बना दिया गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वहां से ये सारा मामला शुरू हुआ है और आज दोबारा से फर्द जुर्म आयद की जाएगी और एक ट्रायल स्टेट शुरू करने जा रही है मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब के। आप इमेजिन करें नाज़रीन कि हम लोग किस हद तक गिर चुके हैं और हम लोग कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। हम नाज़रीन आज यौम सियाह मना रहे हैं और बनाना चाहिए हमने। 27 अक्टूबर 1947 1947 जब भारत ने जबरदस्ती कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था। कश्मीर एक ऐसी रियासत नाज़रीन जिसका राइट है कि वो वहां पर एक प्लेबिसाइट हो, वहां पर रायशुमारी हो और वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। 78 साल 70-80 इंडिया की बर्बरियत, इंडिया का जुल्म, इंडिया की जो हवानगी है, इंडिया को जो दरिंदापन है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर नाज़रीन जारी है। बिजली बंद, इंटरनेट बंद, वहां पर कर्फ्यू, लोगों को मारा जाता है, खवातीन की इज्जतों के साथ खेला जाता है और भारत बहुत जुल्म कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। लेकिन कश्मीर के अंदर नाज़रीन जाहिर है ये मामला हल नहीं होगा जब तक इसका फैसला नहीं होता। यहां पर नाज़रीन आलमी जो दुनिया है नाज़रीन उसकी बेशर्मी भी हमारे सामने मौजूद है, एक दोगला मिजाज भी हमारे सामने नजर आ रहा है। बल्कि जो यूनाइटेड नेशन की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी लीग ऑफ नेशन, उनके बारे में अल्लामा इकबाल ने यह कहा था कि ये कफन चोरों की महफिल है। लिहाजा हमें पता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। लिहाजा यहां पर हम अगर एक तरफ हम यौम सियाह मना रहे हैं तो दूसरी तरफ आप आजाद कश्मीर को देखें। आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन 3 डेमोन्स्ट्रेशन हुई और बंदूक को मारा गया, लोगों को मारा गया और लोग अपने बुनियादी राइट्स के लिए निकले। मैं खुद कश्मीरी हूं नाज़रीन और यकीन माने नाज़रीन आज भी मेरे जिले में, मेरी तहसील में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ, मोबाइल फोन के सिग्नल्स नहीं है उसके हवाले से, इंटरनेट सर्विस नहीं है उसके हवाले से प्रोटेस्ट, एहतजाज और सड़कें बंद होती। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन, बुनियादी सड़कें, सेहत के मराकज, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल फोन सर्विस, बुनियादी जरूरतें जो होनी चाहिए थी वो हमारे पास मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ नाज़रीन एक हाइब्रिड मॉडल अनवारुल हक को लाकर बिठाया गया रात की तारीकी में। आजाद कश्मीर की जो मुंतखब गवर्नमेंटें थी उन्हें गिराया गया, उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया और अनवारुल हक को रात के 2 बजे नाज़रीन 48 वोट लाकर बिठाया गया। उसने लंबी चौड़ी काबीना बना दी 36 लोगों की और आज वो उसके लिए अजाब बनी हुई। आज प्राइम मिनिस्टर बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर और कुर्सी पर बैठना उसके लिए शर्मनाक, एम्बैरेसिंग बना हुआ है, एम्बैरेसिंग। लिहाजा कश्मीर के अंदर नाज़रीन अवाम ने 3 डेमोन्स्ट्रेशन करके धक्का देकर वहां का जो हाइब्रिड सिस्टम था नाज़रीन उसे गिरा दिया है। अगले चंद घंटों में या कल या परसों आप देखेंगे आजाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। ये चले अलग ही एक बहस है कि जिस तरीके से एक जरदारी मंडी लगाकर खरीदो फरोख्त की जा रही है और आजाद कश्मीर के जो पॉलिटिशियंस है बिकने के लिए नाज़रीन वो इस्लामाबाद के अंदर आकर खड़े हो गए, लाइनों में लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं और हाथ खड़े करके कह रहे हैं मुझे भी खरीदो, मुझे भी खरीदो, मुझे भी खरीदो। ये बिक रहे हैं। इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि जो जिस तरीके से ये मंडियां लग रही हैं कश्मीर के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन जो हाइब्रिड मॉडल था, अनवार गवर्नमेंट का हाइब्रिड मॉडल था, उसे अवामी एक्शन कमेटी वहां के लोगों ने, अवाम ने धकेल कर बाहर कर दिया, धकेल कर उसे दरिया बुर्द कर दिया, धकेल कर उसे तारीख की खाई के अंदर फेंक दिया। तारीख की खाई के वो ताकतवर तरीन बंदा था नाज़रीन, ताकतवर तरीन, ताकत उसके सामने सलाम ठोकती थी, कोलैप्स कर गया, बिल्कुल फारिग हो गया, शर्मनाक। रात को पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर नाज़रीन 2-3 बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत आई हैं। कमर जमान कायरा आए, उसके बाद राजा फारूक हैदर आए, उसके बाद तनवीर इलियास साहब आए। इन सब ने मिलकर यह कहा कि एक हाइब्रिड मॉडल का कश्मीर के अंदर तजुर्बा किया गया जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर इंटरनली और पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनली उसमें एक डेंट पड़ा है, उसमें एक क्रैक आया। लिहाजा कभी भी नाज़रीन हाइब्रिड मॉडल कुछ टाइम के लिए आप चला सकते हैं, लेकिन जब तक अवाम की जेन्युइन एक मुंतखब हकीकी गवर्नमेंट नहीं आती जिसके साथ अवाम खड़ी हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जिसकी कोई ना कोई लेजिटिमेसी हो और जहां पर रूल ऑफ लॉ हो, जहां पर जुडिशरी हो, जहां पर अदालतें हो, तब तक वो सिस्टम नहीं चलेगा, निजाम नहीं चल सकता। आप चंद अरसे के लिए चला सकते हैं, घसीट सकते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। और यही ट्रैक्टर नाज़रीन ना कश्मीर में स्टार्ट हो सका और ना ही ये पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान में हमारी मिलिट्री की एक फतह है नाज़रीन, मिलिट्री की कामयाबी है और ये अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली जीत है पाकिस्तान की जो की हुई है।
اس کی وجہ سے ہماری ایک بین الاقوامی ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کے اوپر انٹرنیشنلی ہمارا ایک اسٹیچر بڑا ہے اور ہم ایک بین الاقوامی ایک بڑے زبردست جنکشن کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے. اس کو آپ مٹیریلائز تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ عوام کی منتخب نمائندہ جینون اصل حکومت آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ابھی آپ خبر سنیں ناظرین, یہ رات کی خبر ہے کہ لیپا سیکٹر میں آزاد کشمیر میں بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور وہاں پر فائرنگ کی گئی, لہذا لیپا سیکٹر میں ناظرین ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے. تو بھارت ناظرین اگین سر اٹھا رہا ہے. دوسری طرف جو کابل کے اندر ہمارا مذاکرات جاری ہیں طالبان گورنمنٹ کے ساتھ, وہاں سے جو رزلٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستان افغان ٹاکس ان استنبول with the Afghan Taliban delegation appearing reluctant to take verifiable action against the جو تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں یا ان کی جو پریزنس ہے, طالبان گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ہے کہ کوئی ایسا ویریفائیبل میکنزم نہیں بنائے, ہم نہیں بنانے کے لیے یا ویریفائیبل مانیٹرنگ کے لیے وہ اگری نہیں کر رہے. اندازہ لگائیں ناظرین کہ ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر کہ افغانستان جو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ, ہمارا ایک شولڈر جسے ہم تصور کرتے تھے, عمران خان کے دور میں ناظرین کوئی بالکل چیزیں ٹھیک تھی, سموتھ تھی, سب ایک سموتھ ٹرانزیشن, ساری چیزیں سموتھلی چل رہی تھی. آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں کہ افغان طالبان گورنمنٹ بھارتی پراکسی بن چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جانے کے بعد جو پی ڈی ایم کا سیٹ اپ پاکستان کے اندر لایا گیا, بلاول بھٹو زرداری نے ایک دفعہ بھی طالبان گورنمنٹ کو انگیج نہیں کیا. پھر ناظرین وہاں پر ظاہر ہے کچھ معاملات تھے جہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا تھا, وہاں پر پیسے پھینکنے تھے, ان کی سڑکیں بنانی تھی, اسپتال, یعنی آپ کو انفلوئنس بنانا ہی پڑتا ہے. تو آپ بنا سکتے تھے بایا چائنا, آپ اور سورسز کے ذریعے بنا سکتے, اپنا تھوڑا پیٹ کاٹ سکتے تھے, لیکن بہت ساری چیزیں نہیں کی گئی. اور آج وہ بھارتی پراکسی بن کر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں, بلکہ ہمارے سامنے ریلیکٹنس شو کر رہے ہیں کہ ہم طالبان جو ٹی ٹی پی ہے, جو بھارتی پراکسی ہے, اس کے حوالے سے ہم کوئی بھی ایسا ویریفائیبل میکنزم نہیں بنائیں گے. بہرحال ناظرین ان کا بازو تو مروڑا جائے گا اور یہ اگری کریں گے, نہیں تو پھینٹا کھا کر اگری کریں گے. لیکن کیا پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ دو فرنٹس کے اوپر ایک ہی ٹائم میں انگیج ہو؟ ہمیں بالکل یہ کسی بھی طور پر سوٹ نہیں کرتا. اور اللہ کرے کہ ایک بیٹر سینس پریویل کرے اور خیبر پختونخوا کے اندر ایک الگ ہی صورتحال بلڈ ہوئی پڑی ہے, اور وہ ایک ٹکراؤ بڑا کلیئر اور ایمیننٹ نظر آ رہا ہے وفاق کا اور خیبر پختونخوا کا. اب ناظرین ایک اور خبر ہے, اور یہ کل جو جناب محترم شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد تحریک انصاف کی شخصیات کے اوپر سخت تنقید ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس جنازے پر موجود نہیں تھا. آج سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ناظرین اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں آج ان کے گھر جاؤں گا, اور باقی بھی جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ لازمی ان کے گھر جائے گی. ان کا یہ کہنا ہے کہ خبر انہیں لیٹ ملی اور موسٹلی وہ لوگ انگیج تھے خیبر پختونخوا کی صورتحال میں اور باقی معاملات میں, لہذا اس وجہ سے وہ نہیں پہنچ سکے, لیکن آج وہ لازمی پہنچیں گے. اچھا ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ شخصیت وہاں پر موجود تھی, جنرل آصف غفور صاحب, سابق ڈی جی آئی ایس پی آر. آپ کو یاد ہوگا خان کے دور میں جب ابھینندن پکڑا گیا تھا, اسے پھینٹا لگا تھا, تو وہ الفاظ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتے اور پاکستان میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں کہ اب ہم تمہیں ماریں گے, وقت بھی ہم چوز کریں گے, جگہ بھی ہم چوز کریں گے, بس تم ہمارا انتظار کرو. تو جنرل آصف غفور صاحب ناظرین اس جنازے کے اندر موجود تھے اور توجہ کا مرکز بنے رہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.